नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना है, मैं जैसे ऑलरेडी आपको पढ़ाने से पहले एक बार बता देता हूँ जो हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं आज बता देता हूँ, आज हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊँगा, ठीक है ना। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस। फिर मैं आपको जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब जो जनरल स्टेटमेंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो क्या कहता है, समझ में आए बात। फिर उसके बाद मैं आपको एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में बताऊंगा क्या होता है। फिर मैं आपको फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वेव नंबर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आज हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से इट्स द फंडामेंटल थिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो देखो, आपने देखो 11th में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन। अब ये उनको ये आइडिया कहाँ से आया, ये मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना, पर ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है, क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्या कह रहा मैं, जो इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना, पोजीशन और मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद एब्सोल्यूट प्रिसिशन। उन्होंने कहा कि हम ना एक साथ मेजर नहीं कर सकते पोजीशन और मोमेंटम पार्टिकल की, समझ में आई बात, ठीक है, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। तो द मोर एक्यूरेटली द पोजीशन इज डिटरमाइंड, लेस प्रिसाइसली द मोमेंटम कैन बी, एंड वाइस वर्सा। यदि हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, तो लेस प्रिसाइसली मोमेंटम डिटरमाइन होगा, या मोमेंटम ग्रेट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करेंगे तो लेस एक्यूरेसी के साथ पोजीशन आएगा, समझ में आई बात। तो ये उन्होंने ऐसा कहा, समझ में आई बात। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, समझ में आई बात। अब देखो, ध्यान से देखो। तो मैथमेटिकली ना हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस तरीके से लिखते हैं, डेल एक्स डेल पी, समझ में आई बात, और ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। एच कट क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई। अब गौर से देखना ध्यान से एक बात, आपने ना काफ़ी बुक में देखा होगा, जो डेल एक्स डेल पी होता है ना, आप देखोगे चाहे तो आपको ये लिखा मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, समझ में आई बात। तो फिर रियलिटी क्या है, ये रियलिटी है या ये। एक्चुअली में ना ये तो बस इलस्ट्रेट करते हैं किसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है, इस बात का ध्यान रखना, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ये गलत नहीं है, बस ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करते हैं, बता देते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो एच कट अपॉन 2 होता है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यदि मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, तो 3 डायमेंशन में जो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन होगा, तो क्या होगा, देखो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2, और ये वाई होगा तो मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ये जेड होगा तो मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। एक्चुअली ना हाइजेनबर्ग ने ना स्टार्टिंग में पोजीशन और मोमेंटम रिलेशनशिप के बारे में ही बताया था, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में ही बताया था। यही हाइजेनबर्ग ने स्टार्टिंग में दी थी सबसे पहले, समझ में आई बात, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एनर्जी और टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हाइजेनबर्ग ने जो दिया था वो ये था, ठीक है। और ये प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आप जान पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आई बात। मैंने ना एक मैथमेटिकली भी आपको एक बार बताया, मतलब हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे जहाँ मैंने आपको बताया था किस तरीके से हाइजेनबर्ग को ये आइडिया आया था। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि वेव पार्टिकल डुअलिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे,
तो मैंने उसमें बताया था आपको कि यदि मैं ये पता करने की कोशिश करूं किस स्लिट से, मान लो स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, ये मैं पता करने की कोशिश करूं कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जैसे मैं यहाँ पे डिटेक्टर लगाऊंगा उसको पता करने की कोशिश करूंगा, है ना, तो मेरे पास जो वेव नेचर होगा ना, वेव कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो हमें नहीं मिलेगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? और जब डिटेक्टर नहीं होगा तो वेव कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। समझ में आया? यानी यदि मैं उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करूंगा, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, समझ में आई बात, तो मुझे क्या मिलेगा, वो एक पार्टिकल की तरह मिलेगा, ठीक है। और जब मैं उसकी पोजीशन मुझे नहीं पता होगी कौन सी स्लिट से निकला है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? तो मैं एग्जैक्टली पता ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो पार्टिकल है, वेव है। तो यहीं से ही तो ये कंसेप्ट आया था कि जो क्या हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम क्या डायरेक्ट कंसिक्वेंस हुआ ना वेव पार्टिकल डुअलिटी का। जैसे हम पता करने की कोशिश करते हैं पार्टिकल होता है पोजीशन उसकी, तो जब हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होता तो वो वेव की तरह काम करता है। समझ में आई बात? तो क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्या है, अनसर्टेनिटी है। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कंसिक्वेंस है वेव पार्टिकल डुअलिटी का, ठीक है। आप यदि प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम जानते हैं सभी, जो पोजीशन और मोमेंटम होता है पार्टिकल का एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होते हैं और हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं ना। क्लासिकल फिजिक्स में तो हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता सकते हैं ना, उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या, एग्जैक्ट हम पता कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ना हम ट्रेजेक्ट्री के बारे में नहीं बता सकते। ये बात ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते, ठीक है ना। हम बताते एक रीजन होता है कि भाई एक रीजन है, यहाँ पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं बताते, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता होता, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ना पार्टिकल को किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट को। अब ध्यान से देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट से। देखो ये हमारे पास क्या वेव पैकेट है, समझ में आया। तो इसका जो स्पेशल एक्सटेंट है, ठीक है ना, स्पेशल एक्सटेंट जो वेव पैकेट का वो क्या है, डेल एक्स है। यानी इस रीजन में, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में मेरे पास वेव पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी है, और इससे बाहर जीरो है, और इससे बाहर भी पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो। पार्टिकल मेरा सिर्फ इसी के बीच में हो सकता है, और वो कहाँ है हमें नहीं पता। तभी तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी वो है वो कितनी है, डेल एक्स है। समझ में आया? तो जो पार्टिकल में बी फाउंड एनीवेयर, कहीं भी मिल सकता है। समझ में आया? जहां पर उसका वेव फंक्शन क्या होगा, नॉन जीरो। वेव फंक्शन नॉन जीरो कहाँ होगा, यहीं तो होगा, और इसके बाहर तो जीरो होगा। तो वेव पैकेट के अंदर वेव फंक्शन होगा हमारे पास, और इसी के अंदर पार्टिकल के होने की संभावना होगी। कहाँ है एग्जैक्ट हमें नहीं पता। समझ में आई बात? पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है इनडिटर्मिनेट है विद इन द विड्थ, यानी हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इनडिटर्मिनेट है। समझ में आया? कहाँ, विद इन द विड्थ। जो ये डेल एक्स विड्थ है ना वेव पैकेट की, इसके अंदर है, लेकिन एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इनडिटर्मिनेट है विद इन द विड्थ ऑफ द वेव पैकेट। समझ में आया? यानी देयर इज एन अनसर्टेनिटी, क्योंकि वेव जो होती है ना, वेव जो होती है, वेव में क्या होता है, कुछ एक्सटेंट होता है। समझ में आई बात? वेव पैकेट में कुछ एक्सटेंट होता है, पार्टिकल की तरह तो नहीं होता कि एग्जैक्ट कुछ लोकलाइज्ड होगा हमें पता होगा। वेव पैकेट क्या होता है, पूरी तरीके से लोकलाइज्ड नहीं होता, होता है लोकलाइज्ड, लेकिन उसमें कुछ एक्सटेंट होती है। समझ में आई बात? तो ये है, तो वेव पैकेट। समझ में आया मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? तो हाइजेनबर्ग को यही आइडिया लगा कि वेव पैकेट जो होता है हमारे पास, उसमें क्या है, कुछ एक्सटेंट है, एग्जैक्ट लोकलाइज्ड तो नहीं है, तो उसका एग्जैक्ट तो हम पता नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वांटम पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या देगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। समझ में आई बात? ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाइल इट, हाँ देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ये मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, ठीक है ना, लेकिन मैंने अब ये इस लेक्चर में इसको इंक्लूड किया। ध्यान से देखना कि ये पॉसिबल है मेजर करना मोमेंटम और पोजीशन पार्टिकल की एक्यूरेटली। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तो है मोमेंटम और पोजीशन पार्टिकल की एक्यूरेटली मेजर करना, लेकिन क्या इम्पॉसिबल है, साइमल्टेनियस मेजरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां ध्यान रखना। हम पार्टिकल का पोजीशन पता कर सकते हैं, हम पार्टिकल, समझ में आया,
ठीक है। जब हम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं पता कर सकते, क्या एक साथ, पोजीशन और मोमेंटम। जैसे ही हम साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करेंगे ना पोजीशन और मोमेंटम, उनमें अनसर्टेनिटी आएगी, समझ में आया, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मैं आप मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ ऑफ दिस साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी प्रिसिशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो हमने पार्टिकल को ना एक्यूरेटली लोकलाइज्ड कर लिया, यानी लोकलाइज्ड करने का मतलब क्या होगा, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, यानी हमने बहुत प्रिसाइजली पोजीशन मेजर कर ली, है ना, पोजीशन हमने बहुत एक्यूरेटली मेजर कर ली। तो पोजीशन है प्रिसाइजली मेजर करने का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेटली प्रिसाइज, यानी डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, समझ में आया, ये तो हुआ। तो जैसे ही डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, देखो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो है। तो जैसे ही डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, ये जीरो होने का मतलब क्या है, डेल पी की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। ये जीरो तभी तो होगा जब डेल पी क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी डेल पी क्या आएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी जो मोमेंटम अनसर्टेनिटी आ गई है, मैं इसको कहूँ चेंज इन मोमेंटम है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी अनसर्टेनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है मोमेंटम में, समझ में आई बात। इसका मैं यदि उल्टा करूँ, यदि मैं पोजिशन मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर कर लूँ, जैसे मान लो मुझे मोमेंटम प्रिसाइजली पता हो, ठीक है ना, तो जैसे मोमेंटम प्रिसाइजली पता होगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी आएगी, डेल एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट इनका पॉसिबल नहीं है, सेपरेटली हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन साइमल्टेनियस मेजरमेंट विद आर्बिट्रेरी प्रिसिशन इज नॉट पॉसिबल, समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं यदि हम समराइज करो तो हम कह सकते हैं जितने भी क्वांटम फिनोमेना होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वेव। तो जब वो वेव डिस्क्राइब करते हैं तो वेव डिस्क्राइब करते हैं तभी तो कुछ स्पेशल एक्सटेंट आता है, वेव की वजह से तो एक्सटेंट होता है, समझ में आया, स्पेशल एक्सटेंट जो होता है वेव की वजह से ही तो होता है, फिर हम मोमेंटम हमारे पास आ जाता है एक्सटेंट, समझ में आया। या हम और भी हम पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन पता करें कि मान लो एक्साइटेड स्टेट में भी है तो उसमें एनर्जी कितनी है ना, वह मान लो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल है तो उसका वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे है, ठीक है ना, समझ में आया, या अनसर्टेनिटी उसकी वेलोसिटी में कितनी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते क्वांटम फिनोमेना में, समझ में आया, ठीक है। पार्टिकल किस कौन डिस्क्राइब करता है, वेव पैकेट, एंड वेव पैकेट ऑफ सम स्पेशल एक्सटेंट, समझ में आया। तो क्वांटम फिनोमेना में हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, वेव से डिस्क्राइब करते हैं। वी हैव नो चॉइस, कोई चॉइस है नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा लिमिट्स को, ठीक है ना, ऑन अवर एबिलिटी टू मेजर साइमल्टेनियसली एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स। अब ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अब ध्यान से देखना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ना अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स मैं आपको जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे है ना, मैं तब आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास देखो पोजीशन है डेल एक्स इन एक्स डायरेक्शन, तो मोमेंटम क्या होगा, वो भी एक्स डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। मैं यदि बात करूँ पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, तो पोजीशन इन मोमेंटम ये भी क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल है। इसी तरीके से डेल जेड डेल पी जेड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स है, समझ में आई बात, ठीक है ना। एनर्जी और टाइम ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, समझ में आया। इनको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, हाइजेनबर्ग ने तो सिर्फ मोमेंटम के लिए बताया था, सिर्फ मोमेंटम के लिए बताया था, लेकिन हम जब हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स में ना ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जो प्रिसाइजली मेजर ही नहीं कर सकते, जिनको मैं बता रहा हूँ क्या कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं आपको बताऊंगा दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स क्या होते हैं। मान लो एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल होगा बी, और इनका जो हम कम्यूटेटर निकालेंगे तो क्या आएगा, आई का टच। ये जब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तब हम इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है ना। फिलहाल बस आप अभी समझो, ठीक है ना। तो डेल एक्स डेल पी, जैसे मैं यदि डेल एक्स और डेल वाई लिखने लगूँ तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ना जनरलाइज्ड कर सकते हैं हम पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, या मैं कहूँ कैनोनिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं, हम डायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। और आपको उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स के बारे में पता चला होगा, ठीक है। अब हम अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करते हैं, जनरलाइज्ड। तो देखो हाइजेनबर्ग ने तो सिर्फ मोमेंटम के टर्म्स में बता दिया था हमें, पोजीशन और मोमेंटम के टर्म्स में, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो ये मेरे पास जनरलाइज्ड है, ठीक है ना, जो जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना प्रिसाइसली एंड साइमल्टेनियसली, है ना। प्रिसाइसली और साइमल्टेनियस मेजरमेंट जो है इम्पॉसिबल है, किसका,
दो मेंबर्स का, यानी दो फिजिकल वेरिएबल्स जो है ना उनको हम ना प्रिसाइसली और साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। समझ में आया? जो वो वेरिएबल्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, मोशन तो डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम सिस्टम्स का। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द टू कॉन्जुगेट वेरिएबल्स डेट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ क्वांटम सिस्टम। समझ में आया? और उन दो वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स बोलते हैं, डायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स बोलते हैं। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज होगा, है ना, इन डिटरमाइनिंग कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स ऑफ अ पार्टिकल, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/2 h कट। यानी अब देखो, जैसे ये मैंने अब यहाँ पे जैसे जनरलाइज कर दिया, यानी पोजीशन और मोमेंटम में तो अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, ये हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा, स्मॉलर नहीं हो सकता h/2 के ऑर्डर से, ठीक है। ये एनर्जी और किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। और ये क्या मेरे पास है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ये क्या है? एंगुलर पोजीशन। समझ में आई बात? और ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना अपने बिल्कुल। समझ में आया? तो ये मेरे पास क्या? जनरलाइज्ड है। समझ में आया? क्या है? जनरलाइज्ड। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऑफ द ऑर्डर ऑफ h/2। आप दिमाग में एक बार, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी बार ये चीज़ लिखी मिलेगी, एच कट है ना, क्योंकि कि ये मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, ये तो बस इलस्ट्रेट करता है, बताता है हाँ भाई ठीक है ऐसा है, तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ। एग्जैक्ट हमारे पास एक्सप्रेशन ये है जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब देखो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ h/2 का कहने का मतलब है, मान लो देखो, जैसे मेरे पास मान लो ये लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास 5 × 10⁻7 लिखा हुआ है, एक मेरे पास 4 × 10⁻7 लिखा हुआ है। समझ में आई बात? एक क्वांटिटी मान लो मेरे पास 8 × 10⁻7 लिखा है, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास x = ये है ना, 3 क्वांटिटी है मान लो, एज्यूम करो। देखो, यदि ये जो मेरे पास यहाँ टर्म है ना, ये क्या है? 5 है, ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो मेरे पास इसमें एक जोड़ दो, ये 10⁻7 है ना, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 10⁸ ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ना एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं होता ना, अभी हमें थोड़ी ना पता कि 5 ही होगा, हो सकता है वहाँ 4 हो, 6 हो, 7 हो, है ना। समझ में आया? तो हमें सिर्फ ऑर्डर से मतलब होता है, इसलिए तो हम क्वांटम जो सिस्टम होते हैं, जितने भी आप एटॉमिक और क्वांटम सिस्टम्स में जाओगे तो आप पाओगे कि हम सिर्फ ऑर्डर हमारे लिए मैटर होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये है तो 4 × 10⁻7 है, तो ये जहाँ पर है 5 से कम है, तो ये ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका ऑर्डर आएगा 7। समझ में आया? 10⁻7। ये क्या है? 5 से ज़्यादा है या 5 हो ये, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 10⁸। समझ में आया? तो देखो, मैं इसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि यदि मेरे पास मान लो कोई क्वांटिटी है r, ठीक है ना, और वो क्या लिखी हुई है, मान लो x × 10⁻n है। n मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना, n कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। यदि मेरे पास x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो जो ऑर्डर होगा, है ना, तो वो n में ना एक जोड़ देना। क्या जोड़ देना? n+1, है ना। यदि x जो है 5 से कम होगा तो ऑर्डर मेरा n ही रहेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया था, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब देखो, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या है? यही सिंपल यही बताता है कि साइमल्टेनियसली ना मेजर नहीं कर सकते हम एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड टाइम ड्यूरेशन ओवर विच इट इज डिफाइंड विद आर्बिट्ररी प्रिसिशन। समझ में आया? अब ये थोड़ा सा ना इस एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन में ना देयर इज अ कैच। क्या कैच है? एक्चुअली में ना ये जो डेल्टी है, ये डज नॉट इम्प्लाई टाइम इटसेल्फ इज अनसर्टेन। ये नहीं बता रहा यहाँ पे कि टाइम अनसर्टेन है। समझ में आया? एक्चुअली में ना क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम ना कोई ऑपरेटर नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सेइंग टू यू। यदि आप ये प्रूव कर दो ना कि टाइम एक ऑपरेटर है, सपोज आप कोई मैथमेटिक्स आप है ना, प्रूव कर दो टाइम एक ऑपरेटर है, टाइम यदि एक ऑपरेटर हो गया तो ये मानो जो फ्यूचर पास्ट का कंसेप्ट होता है ना, टाइम ट्रेवल का जो कंसेप्ट होता है, आप उसकी गुत्थी को सुलझा लोगे बहुत हद तक। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ?
ठीक है ना। डेल टी जो है यहाँ पर इट इज जस्ट एन टाइम इंटरवल, ये क्या है, टाइम इंटरवल है। ये एनर्जी हमने मेजर की है ना कुछ इंटरवल पे, वो ये डेल टी है, ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो मैं जैसे आपको बताया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस प्रिंसिपल डज नॉट इम्प्लाई दैट टाइम इटसेल्फ इज अनसर्टेन, ठीक है ना, क्योंकि टाइम एक ऑपरेटर नहीं है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनमें अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना। अब जैसे मोमेंटम ऑपरेटर होता है, पोजीशन ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। ये आप ऑपरेटर के टर्म्स में मैं आप जब क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बस अभी आपको एक आइडिया लेना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये चीज़ इंस्टेड इट हाईलाइट्स द इनहेरेंट लिमिटेशन इन अवर एबिलिटी टू मेजर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ओवर अ फाइनाइट टाइम। समझ में, ये जो प्रिंसिपल है ना एनर्जी टाइम प्रिंसिपल, ये एक्चुअली में बता, मान लो हमने कोई फाइनाइट टाइम इंटरवल लिया है ना, मान लो मैंने कुछ टाइम इंटरवल पर एनर्जी मेजर की, तो उस एनर्जी को मैं प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाऊंगा, समझ में आया, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। क्वांटम सिस्टम्स की एनर्जी को मैं प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाऊंगा, समझ में आया। अब कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं दो मेजरमेंट परफॉर्म करता हूँ एनर्जी नापने के लिए, मान लो मेरे पास एक क्वांटम सिस्टम है, तो मैंने क्या किया, T1 टाइम पे इसका एनर्जी मेजर करना चाहा, तो मैंने देखा अभी बेट एनर्जी कितना आ गया, E आ गया। मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर T2 टाइम पे इसका एनर्जी मेजर करना चाहा, देखा इसका एनर्जी तो E डैश हो गया। मैं यार एनर्जी तो सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम में तो मैंने कोई बदलाव नहीं किया, एनर्जी तो उसकी सेम होनी चाहिए, समय तो चेंज होगा ना, समय तो शाश्वत है, वो तो चेंज होगा। आपने भाई घड़ी में देखा, ठीक है, फिर आपने कुछ मिली सेकंड बाद फिर मेजर किया, आपने देखा वो तो बदल गया। मिली सेकंड में या नैनो सेकंड में आप देखोगे इसका एनर्जी बदल गया। अब मिली सेकंड में ही आपने देखा, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मिली सेकंड पहले या नैनो सेकंड पहले, माइक्रो सेकंड पहले तो उसका एनर्जी कुछ था, अब बदल गया। यानी डेल्टी टाइम में ना, समझ में आया, चेंज आ गया, उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ध्यान से देखना, यही क्वांटम सिस्टम का खेल है। तो देखो, तो जब हम दो मेजरमेंट परफॉर्म किया, इफ दीज मेजरमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टाइम इंटरवल डेल टी, जैसे मैंने बताया, ठीक है, जो एनर्जी होगी ना वो डिफर करेगी बाय एन अमाउंट डेल ई, ये डिफरेंस आएगा एनर्जी में। और ये हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बता दिया ऑलरेडी, समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है। और वो छोटा नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, एच कट अपॉन 2 से जो एनर्जी में इंटरवल होगा ना, ठीक है ना, समझ में आया। यानी जो डेल ई होगा वो हमेशा यही होगा, ये होगा, सो ये डेल टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब गौर से देखो एक बात, जितना टाइम इंटरवल बिटवीन टू मेजरमेंट इज लार्ज, टाइम इंटरवल जितना ज़्यादा होगा, अब देखो ये टाइम इंटरवल ना बहुत ज़्यादा ले लो, यानी आप बहुत देर के बाद सिस्टम को मेजर करो दोबारा, तो ये टाइम ज़्यादा आएगा, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आएगी, डेली में चेंज कम आएगा, यानी एनर्जी में कम चेंज आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट उतना ही एनर्जी है जितना पहले था, तो एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अब इस चीज़ को देखो ऐसे समझो, देखो जब हमने पहली मेजरमेंट की थी ना, तो सिस्टम में परटर्बेशन हो गया, सिस्टम क्या होगा, परटर्ब होगा, चेंज हो गया। अब इस चीज़ को ना मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अब देखो ये मेरे पास एक क्लासिकल फिजिक्स को समझो, मैंने पहले जब कभी आपको लेक्चर पढ़ाया था तब भी आपको एक बात ये बताई थी, आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये मान लो मून है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ठीक है ना, जो जनरली मैं देता हूँ। ये क्या है, मून है, यहाँ से मैंने क्या शूट किया, लेज़र शूट किया, मैं पता करना चाहता हूँ मून की पोजीशन, तो ये मैंने अर्थ से लेज़र शूट किया, ठीक है, तो मैं इसकी पोजीशन मैंने नाप ली और मैंने देखा मोमेंटम क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये अर्थ से कितनी वेलोसिटी से चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो मैंने मतलब पोजीशन पता कर ली, डिस्टेंस कितनी है लेज़र की मदद से पता कर ली, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब मोमेंटम भी पता कर किया जाएगा, ठीक है ना, कि ये किस उससे मतलब रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, कहने की बात सीधी सी बात ही है। जो मैंने लेज़र डाली ना, भाई लाइट दो डाली मून पर, क्या ये लेज़र मून की पोजीशन को चेंज करेगी या मून को अपने ऑर्बिट से इस साइड खिसका देगी या इस साइड, कर सकती है क्या लेज़र, नहीं कर सकती है। क्लासिकल फिजिक्स की मैं बात बता रहा हूँ, नहीं कर सकती। अब बात करता हूँ मैं यदि क्वांटम मैकेनिक्स की। अब मालूम मैं एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता करना चाह रहा हूँ कि भाई कहाँ है, तो जैसे मैं उस पर लाइट डालूंगा, लाइट से हम पता करते हैं सारी चीज़, तो मैं जैसे उस पर लाइट डालूंगा तो उसकी पोजीशन में चेंज पता करना चाहता हूँ, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पता तो कर ली लेकिन चेंज होगी पोजीशन। अब तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पोजीशन क्या होगी, क्योंकि लाइट क्या करेगी, परटर्ब कर देगी क्वांटम सिस्टम्स को, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगी। तो जब मैं फर्स्ट मेजरमेंट कैरी करूंगा तो सिस्टम परटर्ब हो जाएगा, ठीक है, और एंड इट टेक्स इट लॉन्ग टाइम
टू रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन। अरे बहुत समय लगाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन आने में, क्योंकि यदि मान लो मैंने अभी लाइट डाली तो मैंने क्या क्या पता करना चाहे इसका एनर्जी कितना, मान लो एनर्जी कितना ई, मैंने फिर बिल्कुल नैनो सेकंड बाद फिर से लाइट डाल के देखना चाहे इसकी एनर्जी कितनी है, तो अब एनर्जी कितनी आएगी, ई डैश क्यों आएगी, चेंज क्यों होगी, क्योंकि जो मैंने पहले लाइट डाली थी ना उसने इसको परटर्ब कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है ना, तो चेंज आ गया, ये अनसर्टेनिटी इसी वजह से आई है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं बहुत टाइम बाद मेजरमेंट करूंगा तो हो सकता है जो परटर्बेशन हुई थी ना उससे वो क्या हो जाए, अपनी इनिशियल स्टेट में ही आ जाए। बेशक परटर्ब हो गया, परटर्ब होने के बाद उसकी स्टेट बदल गई, लेकिन वो दोबारा से अपनी उसी स्टेट में आ गया कुछ समय के बाद, ठीक है ना। तो वही है, यानी डेल ई डेल टी, इसको डेल ई, ठीक है ना, एच कट अपॉन में 2 डेल टी, यानी ये ज़्यादा होगा तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम आएगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन ना बेसिकली हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन से ही पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो एक एज्यूम करो, कंसीडर करो एक एटम है एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है ना, कितने समय के लिए है, डेल टी टाइम के फाइनाइट टाइम के लिए, डेल टी समय के लिए एक एटम जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में है। अब हम जानते हैं कि यदि कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो जब लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो कितने समय के लिए वो एनर्जी स्टेट में था, डेल टी समय के लिए, वो सॉरी एक्साइटेड स्टेट में कितने समय के लिए था, मान लो डेल टी समय के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहा, है ना, कुछ टाइम था डेल टी अमाउंट वो एक्साइटेड स्टेट में रहा। जब एटम ट्रांजिशन करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है यदि डेल टी टाइम के लिए वो एनर्जी स्टेट में था तो उसकी एनर्जी में भी डेल ही चेंज आएगा, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से वो इमिट नहीं करेगा। समझ में आया, जैसे एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू, तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ट्रांसलेट्स टू अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो मेरे पास ही होगा एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है ना। तो लोअर एनर्जी स्टेट में जब वो आएगा तो उस जो एनर्जी रिलीज होगा तो उसमें कुछ चेंज होगा, डेली चेंज होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो डेली को मैं क्या लिखूंगा जनरली, देखो E इज इक्वल टू एच म्यू, तो ये कितना आ गया है, कांस्टेंट हो गया, डेल म्यू हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा, अब एक बात देखो, तो यहाँ पे रखूँगा तो एच, ये देखो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको, देखो एच डेल म्यू डेल टी, ठीक है ना। एच कट को मैंने क्या किया, एच कट मेरे पास एच अपॉन में 2 पाई था तो 4 पाई होगा, तो एच से एच कट गया, ये डेल म्यू डेल टी, ये 1 अपॉन में 4 पाई। समझ में आया, तो यही मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है। तो यही फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन मेरे पास है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में डेल टी टाइम के लिए था ना, और डेल म्यू फ्रीक्वेंसी में वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से रिलीज नहीं करेगा, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से रिलीज नहीं करेगा। एक्साइटेड स्टेट में ना कुछ एनर्जी में विड्थ होगी, एनर्जी विड्थ होगी। समझ में आया, ये डेल ई होगा, क्या होगा, डेल ई होगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी में डेल ई होगा। समझ में आए बात, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली जो लाइन विड्थ होगी, अब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी तो निकलेगी नहीं, है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, तो जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। समझ में आई बात, विड्थ मिलेगी स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जिसको हम नेचुरल विड्थ बोलते हैं, ये लाइन विड्थ बोलते हैं, ठीक है ना। ये डेल्टा आप नीचे ले जाओगे तो ये मेरे पास मिनिमम विड्थ पता चल गई कितनी आ गई, ठीक है। तो इससे तो ये पता चल रहा है एग्जैक्टली सिंगल फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकली, यानी रेडिएशन जो इमिट हुआ है वो एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसमें एक फाइनाइट विड्थ है। समझ में आया, जिसको हम नेचुरल विड्थ बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो द फ्रीक्वेंसी जो होगी ना विल लाई बिटवीन म्यू माइनस डी म्यू और म्यू प्लस डी म्यू। अब कहने का इसका मतलब देखो सिंपली ये है, मेरे पास ये कुछ विड्थ आई है ना, एग्जैक्ट तो नहीं आया, यदि एग्जैक्ट आता तो मेरे पास एक सिंगल लाइन आनी चाहिए थी। तो ये मेरे पास मान लो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी म्यू है, ठीक है ना, और ये मेरे पास यदि मैं हाफ फ्रीक्वेंसी पे लूँ, ठीक है ना, तो ये सॉरी हाफ एनर्जी पे हाफ पावर पे लूँ, तो ये यानी कहने का मतलब है ये टर्म मेरे पास क्या होगी, म्यू माइनस के डी म्यू, ये क्या होगी म्यू माइनस डी म्यू अपॉन 2 लिख लो, ठीक है ना। या इसको मैं आपको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो ये हो गया मेरे पास म्यू, ठीक है ना, तो ये मेरे पास डेल म्यू हो गया, ये भी मेरे पास डेल म्यू होगा, विड्थ होगी, समझ में आया।
तो देखो ये मेरे पास क्या आएगी, म्यू माइनस डी म्यू, और ये मेरे पास क्या आएगा, म्यू में डेल म्यू जोड़ दो तो ये आएगा, यानी कुछ विड्थ रहेगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, समझ में आई बात, ठीक है। वो किसी की वजह से आ रहा है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ना जो नेचुरल विड्थ क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि जो क्वांटम सिस्टम होते हैं ना दे हैव एन अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, कोज्ड बाय फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में कुछ फाइनाइट टाइम के लिए था तो उस एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। ग्राउंड स्टेट में वो बहुत लंबे समय तक रहता है तो डेल टी तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से ना ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ना एकदम फिक्स्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता। अब जैसे हम ऊपर एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट्स जो होती है ना एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, दे हैव विड्थ, दे डजंट हैव फाइनाइट एनर्जी, मतलब दे डजंट हैव प्रिसाइज एनर्जी, शार्प एनर्जी नहीं होती, सिर्फ ग्राउंड स्टेट की शार्प एनर्जी होती है, ठीक है। अब बात करें यदि हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पोजीशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन की, तो सिंपल है। देखो एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन में सिंपल ये रिलेशन होता है। अब देखो मान लो कोई क्वांटम पार्टिकल है ना, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही ले लो, तो इस प्लेन के मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो आप यदि अपना थंब रूल लगाओ, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो तो आप पाओगे क्या, मोमेंटम ऊपर की तरफ है ना। तो ये मान लो मेरे पास जेड एक्सिस है तो मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन हो जाएगा, और उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, मान लो यहाँ पर वो है ना, इनिशियली मान लो कहाँ था, यहाँ था, अब वो कहाँ गया, यहाँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ में आई बात। और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की ऊपर की तरफ, जेड डायरेक्शन में तो डेल जेड। तो ये दोनों क्या होते हैं, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम भी कैनोनिकली कंजुगेट वेरिएबल्स होते हैं, तो दे ऑल्सो ओबे अनसर्टेनिटी रिलेशन। जो एजिमुथल एंगल है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है ना, और ये प्लेन होगा, ये प्लेन परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के, और 0 से 2 पाई, ये 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। और ये क्या जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, समझ में आई बात। आप विजुअलाइज कर पाओगे यदि आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है, मैं उसको करा चुका हूँ। तो बेसिकली इस अनसर्टेनिटी रिलेशन का काम रोटेशनल सिस्टम्स में करते हैं, जैसे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मॉलिक्यूलर रोटर्स हो गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। वेव नंबर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में। तो इसी से हम इसको निकाल सकते हैं, सिंपली है। तो पी को मेरे पास कि मैं क्या लिखूंगा, मोमेंटम को मैंने क्या लिखा, एच कट, समझ में आई बात। अब देखो एच कट से कट गया तो सिंपली मेरे पास डेल एक्स डेल के एच कट 1/2 ये आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास वेव नंबर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन है। अब देखो जितना टाइटली लोकलाइज्ड वेव पैकेट होगा, यानी ज़्यादा लोकलाइज्ड कहने का मतलब है डेल एक्स उतना स्मॉल होगा, डेल एक्स जितना स्मॉल है इसका मतलब हमें ना वेव पैकेट को बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वेव नंबर्स चाहिए, ब्रॉड रेंज ऑफ वेव नंबर्स टू कंस्ट्रक्ट वेव पैकेट, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट भी जो जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, इसको मैं आपको प्रूफ करना भी बताऊंगा किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जितना भी रिलेशन है फिर उसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो जब मोमेंटम या ऑपरेटर के टर्म्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जान पाओगे, ठीक है। मान लो 2 वेरिएबल मेरे पास, एक डेल ए हो गया, एक डेल बी हो गया, ठीक है ना, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हो गए, तो उनके बीच में जो अनसर्टेनिटी रिलेशन होती है जनरलाइज्ड, हमारे पास वो ये होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये कम्यूटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, 2 वेरिएबल से, समझ में आए। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बाद में हम जब ऑपरेटर्स के टर्म्स में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स आपको फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जब क्वांटम मैकेनिक्स 2 पढ़ाऊंगा, यानी मैं आपको एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ाऊंगा तब इस चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।